तलाक से पहले वो उसे स्वार्थी, दुष्ट और बेईमान समझता था, और ये भी कि जो भी उससे प्यार करता है वो पागल है। लेकिन तलाक के बाद उसने कहा, प्रिय, मैं गलत था, मुझसे दोबारा शादी कर लो। उसने उसे गुस्से से घूरा और झल्लाकर कहा, कमीने, दफा हो जाओ। पूर्व पति, कृपया यहां से चले जाओ। होली। जब तक खाना ठंडा हो चुका था तब तक जॉर्डी वापस नहीं आया। क्वा। उसने ग्लोरिया की तरफ तलाक के कुछ कागजात फेंक दिए। तुम्हारी चचेरी बहन जाग चुकी है। मैंने उससे वादा किया था कि जब तक वो जीवित है मैं किसी और महिला से शादी नहीं करूंगा। ग्लोरिया, इस पर हस्ताक्षर करो, मुझे तलाक चाहिए। ग्लोरिया को अपनी चचेरी बहन के जागने के बाद से ही इसकी आशंका थी। उसने अपनी आंखें ऊपर उठाईं और कठोर स्वर में कहा, क्या तुम्हें अब भी मुझ पर विश्वास नहीं है? जॉर्डी ने ताना मारते हुए कहा, तुम कितनी घमंडी औरत हो, मैं तुम्हारी बात पर क्यों विश्वास करूं? ग्लोरिया, मुझे इसे दोहराने पर मजबूर मत करो, इस पर हस्ताक्षर करो। मैं ये विला तुम्हें दे दूंगा, बस अपनी आखिरी गरिमा का आनंद लो। ही। ग्लोरिया की आंखों में एक व्यंग्यात्मक भाव झलक उठा। उसने उसे अपनी सारी संयुक्त संपत्ति छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया, तो क्या उसे लगा कि वो उसके प्रति काफी दयालु था? उसने तलाक के कागजात उठाए जो उसने उसकी तरफ फेंके थे। उसने उन पर अपने हस्ताक्षर कर दिए थे। ग्लोरिया का गला सूख गया था और उसकी आंखों में जलन हो रही थी, लेकिन जल्द ही उसने खुद को संभाला और उसकी ओर देखते हुए पूछा, क्या दादी मान जाएंगी? तुम्हें लगता है कि वो जीवन भर तुम्हारा साथ देगी? जॉर्डी ने ठंडी निगाहों से उसकी ओर देखा। तुम मुझसे बेहतर जानती हो कि हमने शादी क्यों की। ग्लोरिया, लालची मत बनो, इससे मुझे तुमसे और भी नफरत होगी। ग्लोरिया ने ताना मारते हुए कहा, तुम मुझसे पहले ही काफी नफरत करते हो, है ना? जॉर्डी का चेहरा बेहद सख्त था। ग्लोरिया ने कलम उठाई और कहा, ठीक है, मैं इस पर हस्ताक्षर कर दूंगी। जब उसकी चचेरी बहन जाग उठी तो उसने उसे अपनी और जॉर्डी की अनगिनत अंतरंग तस्वीरें भेजी। वे एक दूसरे के दीवाने थे। इस असफल शादी को थामे रखने का क्या फायदा था? ग्लोरिया ने आसानी से उस विला को काट दिया जो उसने उसे दिया था, और बिना किसी झिझक के अपने नाम से हस्ताक्षर कर दिए। उनकी 3 साल की शादी आखिरकार यहीं खत्म हो गई। उसके बाद से वो स्वतंत्र हो गई। ग्लोरिया ने उसे तलाक के कागजात सौंपे और शांत स्वर में कहा, मैं 1 घंटे में अपना सामान पैक करके चली जाऊंगी। जॉर्डी ने भौहें चढ़ाई, अपने होंठ कसकर सिकोड़ी और उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, बस विला ले लो। नहीं, मुझे लगता है कि आप जहां भी रहते हैं। ग्लोरिया हंसी और एक एक शब्द करके बोली, वो जगह घिनौनी है। ग्लोरिया विनम्र और आज्ञाकारी थी, लेकिन इस समय उसने अपने पीछे गुस्से में खड़ी जॉर्डी को नजरअंदाज कर दिया और उसे कमरे से बाहर धकेल दिया। 1 घंटे बाद ग्लोरिया नीचे गई। जॉर्डी पहले ही जा चुका था। उसने अचानक अपने हाथ में पकड़ी कैसियो की पुरुषों की घड़ी पर नजर डाली। उसने इसे खास तौर पर उसके आने वाली जन्मदिन के उपहार के रूप में तैयार किया था। फिलहाल उसे ये देखने में ही भद्दा लग रहा था। उसने बिना किसी झिझक की $10 लाख की घड़ी कूड़ेदान में फेंक दी। उसने एक गहरी सांस ली। शायद पिछले 3 साल महज एक सपना थे। अब से वो सिर्फ अपने लिए ही जिएगी। विला से निकलने के बाद ग्लोरिया ने एक टैक्सी ली और सीधे अपनी विला। ग्लोरिया ने अपना सामान नीचे रखा, सोफे पर बैठ गई, अपनी भौहें मली और उन्हें ठीक किया। श्रीमती कॉलिंस नहीं होंगी, केवल मिस वाइट होंगी। एक समय था जब उन्हें श्रीमती कॉलिंस कहलाने पर गर्व महसूस होता था, लेकिन अब उन्हें यह केवल व्यंग्यात्मक लगता है। नौकरों ने यह पूछने की हिम्मत नहीं की कि ऐसा क्यों हुआ, बल्कि वे सम्मानपूर्वक पीछे हट गए। अपने कमरे में वापस आकर ग्लोरिया ने अपनी सहायक आइरीन को फोन किया और पूछा, आप आजकल कैसी हैं? इरीन हैरान रह गई। तुमने सच में मुझे फोन किया? यह तो अप्रत्याशित है। मेरा तलाक हो चुका है। आप सही थे। अब मैं भविष्य में अपनी करियर पर ध्यान दूंगी। क्या? आइरीन चौंक गई। क्या मैंने सही सुना? पिछले 3 वर्षों में आपका सारा ध्यान आपके पर ही केंद्रित था। आपने अपने पति को छोड़कर नौकरी भी छोड़ दी और पूरी तरह से पत्नी बन गई। आपको क्या हो गया है? क्या आप सच में तलाक चाहती हैं? क्या आप मजाक कर रही हैं? इरीन ग्लोरिया की सहायक थी। उसके और ग्लोरिया के आसपास के कुछ लोगों को छोड़कर किसी को नहीं पता था कि ग्लोरिया की एक और पहचान भी है। वो ट्रंप वकील नॉर्मा।
इंटरनेट पर एक लोकप्रिय कहावत थी, नॉर्मा कुलीन वकीलों में सबसे उत्कृष्ट वकील। कई वकील उसका नाम सुनकर भयभीत हो जाएंगे। इरीन अभी भी सदमे में थी, लेकिन ग्लोरिया ने आगे कहा, क्या हाल ही में कोई मुझसे मिलना चाहता है? क्या कोई दिलचस्प मामले हैं? इरीन की आंखों में एक चमक उठी और वो अफसोस जताते हुए उसने कहा, हां, एक नौकरी है, वेतन बहुत अच्छा है, लेकिन कोई उसे लेने की हिम्मत नहीं करता और आप उसे नहीं ले सकती। ग्लोरिया ने उदासीन स्वर में कहा, लेकिन अचानक उसके स्वर में थोड़ी रुचि दिखाई दी। इरीन और ग्लोरिया कॉफी शॉप में आमने सामने बैठी थी। आपने कहा कि मैं ये केस नहीं ले सकती? ग्लोरिया सोफे पर जाकर बैठ गई। आइरीन ने अफसोस जताते हुए सिर हिलाया। ग्लोरिया ने भौहें चढ़ाकर पूछा, मामला क्या है? फिर आइरीन ने उसे मामला बताया। दो जाने पहचाने चेहरे कैफे में दाखिल हुए। ग्लोरिया का चेहरा तुरंत ही गुस्से से लाल हो गया। वो आदमी काले रंग के सूट में था और उसके चांदी के कफलिंग उसी की तरह रोशनी में ठंडी चमक रहे थे। उसके बगल में बैठी महिला सफेद पोशाक में थी। उसके बाल काले थे और वो मनमोहक लग रही थी। वो एंजेला वाइट थी। ग्लोरिया ने मन ही मन उपहास किया। उन्होंने अभी अभी तलाक लेने का फैसला किया था और वो अपनी प्रेमिका के साथ यहां खरीदारी करने आया था। इरीन ने ग्लोरिया की दृष्टि का अनुसरण किया और फिर वो उदास होकर बोली, वे यहां क्यों है? शायद उसकी आवाज थोड़ी ऊंची और उत्साहित थी। जॉर्डी ने यह महसूस किया, पीछे मुड़ा और उन्हें देखा। उसका चेहरा पल भर में सख्त हो गया। वो सोच रहा था कि ग्लोरिया ने हस्ताक्षर क्यों किए। इरीन ने अपना सीना पकड़ लिया और उदास चेहरे से बोली, हमें इतनी बड़ी रकम गंवानी पड़ी, कितना बड़ा दुर्भाग्य। ग्लोरिया चुपचाप अपने मोबाइल फोन से खेल रही थी, कुछ सोच रही थी। इरीन को लगा कि वो दुखी है। उसने दिल का दर्द सहते हुए उसे दिलासा दिया, अरे चलो भी, अगर तुम काम पर वापस आ जाओगी तो अपनी शोहरत से आसानी से पैसे कमा लोगी और तुमने सच में जॉर्डी से तलाक ले लिया है। ग्लोरिया मुस्कुराई, उसके बिना ही मेरी जिंदगी मेरी अपनी जिंदगी होगी। ग्लोरिया की गंभीर आंखों को देखकर आइरीन सदमे से उबरने के बाद राहत महसूस कर रही थी। आखिरकार तुम समझदार हो गई। तुमने उस नीच इंसान के लिए इतना कुछ कुर्बान किया, लेकिन उसने तुम्हें कभी प्यार नहीं किया। तुम उसे छोड़ दो। तुम अपनी मुश्किल से बाहर निकल गई हो। बहुत बढ़िया, मैं आपको सचमुच बधाई देना चाहता हूं। बातचीत के दौरान उन्हें पता चला उसने बिना किसी हिचकिचाहट के तलाक के कागजात ठुकरा दिए और विला भी लेने से इनकार कर दिया। हालांकि वो फिर से उसके सामने आ गई, तो क्या वो नखरे दिखा रही थी? ग्लोरिया ने उसकी तरफ देखा, फिर ठंडे चेहरे से नजरें फेर लीं और आइरीन को खींचकर उसे जाने के लिए कहा। लेकिन तभी एक बेहद मधुर आवाज सुनाई दी, ग्लोरिया, तुम भी यहां हो? ये कहते हुए एंजेला उनके पास आई। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने मुस्कुराते हुए और दयालु चेहरे से ग्लोरिया की ओर देखा। ग्लोरिया ने मन ही मन उपहास किया। किसने सोचा होगा कि इस सौम्य और प्यारी महिला ने इस महीने चुपके से अपनी और जॉर्डी की अनगिनत अंतरंग तस्वीरें उसे भेजी थी। ग्लोरिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, एंजेला, तुम्हें अस्पताल से इतनी जल्दी छुट्टी मिल गई? आप 3 साल तक बिस्तर पर पड़े रहे और इतनी जल्दी चलने लगे, ये तो चमत्कार ही है। ये सुनकर आसपास के सभी लोग उत्सुकता से एंजेला की ओर देखने लगे। एंजेला के चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी झलक गई, लेकिन जल्द ही वो शांत हो गई और प्यारी सी मुस्कान के साथ जॉर्डी की ओर देखते हुए बोली, पिछले 3 वर्षों में जॉर्डी की सावधानीपूर्वक देखभाल के कारण मुझे उनकी लगन से जागृति मिली, इसलिए मैं बहुत जल्दी ठीक हो गई। ग्लोरिया ने मुस्कुराते हुए जॉर्डी की ओर देखा और कहा, मुझे नहीं पता था कि मेरा पूर्व पति चिकित्सा जगत में चमत्कार कर सकता है। चिकित्सा जगत आपसे काफी उम्मीदें लगाएगा। जो लोग उत्सुक थे वे उन्हें देख रहे थे और कल्पना कर रहे थे कि उनके बीच क्या हुआ होगा। वे एक दूसरे को आंख मार रहे थे और फुसफुसा रहे थे। पूर्व पति? तो सफेद पोशाक वाली महिला रखेल थी और वो थी पूर्व पत्नी का चचीरा भाई। हे भगवान, ये तो कितना नाटकीय दृश्य है। वो अपनी पूर्व पत्नी के सामने इतनी अकड़ कैसे दिखा सकती है? कितनी बेशरम औरत है। ये शब्द सुनकर जॉर्डी का चेहरा अचानक ठंडा पड़ गया। ग्लोरिया, तुम मुझे इतने लंबे समय से परेशान कर रही हो और अब तुम ये चाल चल रही हो। अगर तुम फिर से मेरे सामने आई तो मेरे असभ्य व्यवहार के लिए मुझे दोष मत देना। ग्लोरिया ने अपना गुस्सा दबाया, जानबूझकर उसके चेहरे की ओर इशारा किया और जॉर्डी पर ताना मारते हुए कहा, तो तुम क्या करोगे?
अपनी उस कुतिया के सामने मुझे थप्पड़ मारोगी? चलो, मैं इंतजार कर रही हूं, मारो। ये देखकर एंजेला की आंखों में चमक आ गई। उसने जल्दी से जॉर्डी की ओर देखा और कहा, जॉर्डी, ग्लोरिया से नाराज मत हो। तुम दोनों के बीच जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे कारण आपस में झगड़ा करो। ग्लोरिया ने एंजेला को व्यंग्य भरी नजरों से देखा। उसे कभी पता नहीं था कि एंजेला नाटक करने में इतनी माहिर है। ये बहुत ही घिनौना था। जॉर्डी के बोलने से पहले उसने अपनी बात जारी रखी। जॉर्डी, एंजेला तुमसे शादी करना चाहती है। तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते, ताकि वो मुझे वो घिनौनी तस्वीरें न भेजे? ये सुनकर एंजेला के चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आया और उसने तुरंत कहा, ग्लोरिया, मैंने तुम्हें कई बार समझाया है कि मैं तुम्हारे और जॉर्डी के बीच नहीं आऊंगी। बस जॉर्डी मुझ पर एहसानमंद था, क्योंकि उसे बचाने के चक्कर में मैं बेजान सा हो गया था। जॉर्डी और मेरे बीच कुछ भी छिपाने जैसा नहीं था। जॉर्डी की आंखों में घृणा का भाव था। उस पर अपना समय बर्बाद मत करो, चलो चलते हैं। जब ग्लोरिया ने देखा कि जॉर्डी एंजेला के साथ जा रहा है, तो उसने आगे बढ़कर उसे रोका और कहा, हम अभी तलाक की लाइसेंस क्यों नहीं ले लेते, ताकि हम एक दूसरे के पुनर्विवाह में बाधा ना बने? एंजेला ने अपनी मुट्ठी और भी कसकर बंद कर ली। जॉर्डी ने उसे बताया कि उनका तलाक हो चुका है, लेकिन उन्हें अभी तक तलाक का प्रमाण पत्र नहीं मिला है। उसने गंभीरता से कहा, ग्लोरिया, मेरे और जॉर्डी के बीच कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें हमें साथ देखना पसंद नहीं है, तो मैं उससे अब और संपर्क नहीं करूंगी। उसने अपना सिर घुमाया, मानो रोने वाली हो। जॉर्डी, मुझे माफ करना कि तुम दोनों मेरे लिए लड़े। मैं जा रही हूं, बस बात कर लो। उससे बात करो और उसे दिलासा दो, वो ठीक हो जाएगी। इतना कहकर वो मुड़ी और बाहर चली गई। जॉर्डी ने तीखी निगाहों से ग्लोरिया के चेहरे की ओर देखा और कहा, मैं अभी खाली नहीं हूं, मेरी सहायक आपसे संपर्क करेगी। आप तलाक के लिए तैयार हो जाइए। इतना कहकर वो उठा और एंजेला को बाहर भगा दिया। इरीन ठंडी निगाहों से वहीं खड़ी रही। ग्लोरिया, उससे तलाक लेना सही है। ऐसा घटिया इंसान तुम्हारे लायक नहीं है। वे नॉर्मा को इस सब से कैसे गुजार सकते हैं? ये उनके परिवार का मामला था, इसलिए वो इसमें दखल नहीं दे सकती थी। काश वो एंजेला को पीट पाती। कितनी ढोंगी औरत है। इरीन, आपने कहा था कि अगर जॉर्डी मुकदमा हार जाता है तो उसे अरबों डॉलर चुकाने होंगे। इरीन अब भी अपनी समाधि जैसी अवस्था में थी। वो एक पल के लिए थम गई। हां, क्या हुआ? ग्लोरिया ने शांत आंखों से खिड़की से बाहर देखा। इरीन, जॉनथन से संपर्क करो और काम शुरू करने के लिए तैयार हो जाओ। इरीन ने हैरानी से अपना मुंह ढक लिया। तुम अब जॉर्डी से नफरत करते हो और बदला लेना चाहते हो? ग्लोरिया ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, नहीं, व्यापार तो व्यापार है। मुझे बस ये मामला पसंद है। उसे हमेशा चुनौतीपूर्ण मामले पसंद आते थे, और अब जब उसका तलाक हो चुका था तो उसे जॉर्डी की भावनाओं की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं थी। इरीन ने उलझन भरे चेहरे से पूछा, लेकिन आप जॉनथन की मदद क्यों करने जा रही हैं? आप जॉर्डी की पत्नी थीं और उनसे बहुत प्यार करती थीं। आपने उनके लिए बहुत कुछ किया। ग्लोरिया ने थोड़ी उदास आवाज में बीच में ही टोकते हुए कहा, हां, लेकिन अब हम तलाक लेने जा रहे हैं। कोई मजाक नहीं। नहीं, ग्लोरिया ने दृढ़ स्वर में कहा, अब जब मैंने ये मामला अपने हाथ में ले लिया है तो मैं इसे गंभीरता से लूंगी। इरीन ने संशय में सिर हिलाया और अचानक उसे कुछ सूझा। तुम दूर से भी मुकदमे में भाग ले सकती हो, लेकिन जॉनथन तुमसे मिलना चाहता है। एक बार जब उसे पता चल जाएगा कि तुम जॉर्डी की पत्नी हो, तो शायद वो तुम पर भरोसा नहीं करेगा। चिंता मत करो, मैं इसका ख्याल रख सकता हूं। इरीन ने उसके दृढ़ चेहरे को देखकर सिर हिलाया। ठीक है, बाकी मैं संभाल लूंगी। आप जानती हैं कि उसकी तरफ से कानूनी मामलों का प्रभारी कौन है? वो आपका सहपाठी माइका कूपर है। आपकी उससे आसानी से बात हो जाएगी। इरीन ने पाया कि ग्लोरिया पहले से बिल्कुल अलग लग रही थी। उसे ग्लोरिया के लिए खुशी हुई और उसने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। ग्लोरिया, मेरे घर आओ, मैं खाना बनाऊंगी। चलो जश्न मनाते हैं कि तुम फिर से आजाद हो गई हो। वे मुस्कुराती हुई कॉफी शॉप से बाहर निकली। पास ही खड़ा जॉर्डी उन्हें बातें करती और हंसती हुई दिख रहा था, मानो उसके चेहरे पर एक अजीब सी ठंडक छाई हुई हो। ग्लोरिया, तुम क्या कर रही थी? इरीन के घर पर रात की खाने के बाद कुछ पल की झिझक के बाद ग्लोरिया ने खुद को शांत करने के लिए मजबूर किया। उसे अकेला छोड़ दो। मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे कोई दुर्भावना रखता है। दिन काफी लंबा था। ग्लोरिया रात को चैन से सोई। उसे जॉर्डी को खोने की चिंता रहती थी, लेकिन जल्द ही उनका तलाक होने वाला था। उसे खोने के बाद वो पहले से कहीं अधिक शांत और सुकून में थी। उसे लगा था कि वो बिस्तर पर करवटें बदलती रहेंगी, लेकिन वो चैन से सोई। वो वास्तव में उसे खोने का दुख सहने में सक्षम थी।
सुबह अलार्म बजने से वो जाग गई। ग्लोरिया तरोताजा महसूस कर रही थी और उसने स्नान किया। उसने मुस्कुराते हुए मेज पर रखे नाश्ते को देखा, लेकिन उसे अमेरिकी नाश्ता पसंद था। जॉडी को यह पसंद नहीं था। जॉडी को पारंपरिक अंग्रेजी नाश्ता पसंद था, इसलिए वो वर्षों से जॉडी की इस आदत के अनुसार खुद को ढाल रही थी। अब वो जो चाहे खा सकती थी और उसे बहुत अच्छा लग रहा था। सुबह उन्हें आयरीन का फोन आया। ब्राउन ग्रुप के कानूनी विभाग के लोग उनसे मिलने के लिए बेताब थे। आयरीन ने उनके लिए अपॉइंटमेंट तय कर दिया। नाश्ता करने के बाद वो बाहर चली गई। विला की बाहरी कार में काले कपड़े पहने एक व्यक्ति ने रहस्यमयी तरीके से उसी समय एक नंबर डायल किया। बॉस, वो बाहर गई है, उसका पीछा करो। जॉडी का चेहरा उदास था। उसे कभी पता ही नहीं था कि ग्लोरिया का अपना विला है। उसने तो उसे तलाक देने के लिए भी उकसाया था। वो मानो बिल्कुल बदल गई थी। जब ग्लोरिया बैठक स्थल पर पहुंची तो उसने देखा कि मीका पहले से ही खिड़की के पास बैठा हुआ था। उसे केवल ग्लोरिया के सामने बैठा एक आदमी दिखाई दिया। हालांकि वो नहीं जानता था कि वो आदमी कौन था, ग्लोरिया ने उस पर बहुत ही प्यारी मुस्कान बिखेरी। जॉडी ने उसे तीखी निगाहों से घूरा, मानो वो उसे जिंदा ही खा जाएगा। उसे बेवजह गुस्सा आ रहा था। ग्लोरिया पहले उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो किसी और आदमी को देखकर इतनी खुशी से मुस्कुरा रही थी। क्या वो उसके लिए पहले ही मर चुका था? ग्लोरिया ने जॉडी पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। बातचीत के बाद उन्होंने और मीका ने साथ में खाना खाया और फिर वे अलग हो गए। उसने काफी समय से खरीदारी नहीं की थी, इसलिए उसने खरीदारी करने और ढेर सारी चीजें खरीदने का फैसला किया। जब तक वो वापस घर लौटी तब तक लगभग अंधेरा हो चुका था। नौकरों ने पिछले 2 दिनों में उसका सारा सामान व्यवस्थित कर दिया था। उन्होंने उसे सूची दे दी। उसके वापस आने के बाद ग्लोरिया को अचानक सूची में कुछ गायब लगा। उसने अपनी गर्दन को छुआ और फिर उसका चेहरा पीला पड़ गया। हार कहां था? वो उस हार को खो नहीं सकती थी। क्या वो जल्दबाजी में इसे पहनना भूल गई? इस बारे में सोचने के बाद उसने इसे ढूंढने के लिए कॉलिंस के बंगले में वापस जाने का फैसला किया। हालांकि जब वो बेडरूम में दाखिल हुई तो उसने देखा कि जॉडी उसकी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा है और अपने हाथ में पकड़ी घड़ी को एक तरह के सम्मोहन में देख रहा है। ग्लोरिया हैरान थी। पिछले 3 सालों में वो कभी उनके बेडरूम में नहीं आया था, लेकिन वो उस घड़ी को टकटकी लगाकर देख रहा था जो उसने उसे दी थी, और उसे इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि वो यहां मौजूद है। नहीं तो वह दूसरे पुरुषों के साथ डेट पर कैसे जा सकती थी और उनसे खुशी खुशी बातें कैसे कर सकती थी? उसके माथे की नसें उभर आईं और उसके लंबे शरीर ने ग्लोरिया को दीवार के कोने से सटा दिया, उसकी गर्दन को बेरहमी से दबाया और दांत पीसते हुए उससे पूछा, ग्लोरिया, तुमने इतनी आसानी से तलाक के लिए हां कर दी? क्या तुम्हारा किसी और आदमी? तुम चाहते क्या हो? ये आदमी तो सरासर तर्कहीन था। उसे पहले यह क्यों नहीं पता चला कि वह इतना मूडी है? जब उसने देखा कि वह अब भी छटपटा रही है, तो जोडी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और धमकी भरे लहजे में कहा, दादी तुमसे मिलना चाहती हैं। आज रात मेरे साथ उस पुराने महल में चलो। ग्लोरिया ने भौहें चढ़ाकर जॉर्डी को ऐसे देखा मानो वह किसी मूर्ख को देख रही हो। मिस्टर कॉलिंस, क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? अगर आप किसी को वहां ले जाना भी चाहते हैं तो एंजेला को ले जाना चाहिए। उसकी कठोर बातें सुनकर जॉर्डी का चेहरा और भी उदास हो गया। दादी तुमसे मिलना चाहती हैं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ अकेले समय बिताना चाहूंगी? ग्लोरिया ने ठंडी सी आवाज में कहा, पहले जब दादी मुझसे मिलना चाहती थीं, तो तुम हमेशा तरह तरह के बहाने बनाकर मुझे उनसे मिलने नहीं देती थीं। तुम ऐसा क्यों करती हो? क्या इस बार आपको मुझे उसके पास ले जाना ही होगा? जोडी ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ कहा, ग्लोरिया, तुम जानती हो कि दादी माँ अतीत में तुम्हारी कितनी परवाह करती थीं। हमारे तलाक के बाद तुम उनकी दयालुता को कैसे भूल सकती हो? ग्लोरिया ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। इन वर्षों में कोलिंस परिवार में केवल दादी ही उसके प्रति दयालु थीं और उसकी भावनाओं का ख्याल रखती थीं। दादी को उसके लिए बहुत दुख होता था क्योंकि जॉर्डी उससे प्यार नहीं करता था और वे उसकी कमी पूरी करने के लिए हर संभव प्रयास करती थीं। कभी कभी दादी उसे ऐसा महसूस कराती थीं जैसे वह उनकी पोती हो, इसलिए वह दादी के अनुरोध को मना नहीं कर पाती थीं। तुम दादी की इतनी परवाह करती थीं और इतने कम समय में तुम उनके प्रति इतनी उदासीन कैसे हो गई? ग्लोरिया, मुझे पहले क्यों नहीं पता चला कि तुम इतनी घमंडी हो?
जो लोग तुमसे प्यार करते हैं उन्हें तुम तब दूर फेंक देती हो जब उनका कोई उपयोग नहीं रह जाता। मैं उस तरह की इंसान नहीं हूं। ग्लोरिया, उसने आंखें ऊपर उठाईं और उसे घूर कर देखा। जॉर्डी ने ठंडी आवाज में कहा, तो मेरे साथ चलो। जब ग्लोरिया कार में बैठी तो उसका मूड मिला जुला था। उनकी असफल शादी को लेकर दादी को उनकी चिंता सता रही थी। अगर उसने जॉर्डी से शादी करने पर जोर न दिया होता, कॉलिंस परिवार का पुराना हवेली नुमा घर। जैसे ही वे अंदर आए, सोफे से एक उत्साहित आवाज आई, ग्लोरिया मेरी प्यारी, ओह तुम यहां हो, आओ और यहां बैठो। मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक थी। आखिरकार तुम मुझसे मिलने आ ही गए। ग्लोरिया की पलकें हल्की सी फड़फड़ाईं और उसकी आंखों में व्याप्त जटिल भाव को छुपाना असंभव था। उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, दादी मुझे माफ करना। मैं कैरेन ने प्यार से उसका हाथ थपथपाया और धीरे से कहा, कोई बात नहीं, मुझे पता है क्या हुआ था। ग्लोरिया ने अनजाने में अपनी आंखें करेन की ओर उठाईं और आश्चर्य भरी नजर से हिचकिचाते हुए कहा, तुम्हें पता है क्या हुआ? नहीं, अगर दादी को पता चल जाता कि उनका तलाक हो गया है तो वह उससे इस तरह बात नहीं कर सकती। जॉर्डी ने भी आश्चर्य से करेन की ओर देखा। कैरेन ने गुस्से से जॉर्डी को घूरा, फिर दिल में दर्द लिए ग्लोरिया की तरफ देखा और धीरे से बोली, हाँ, यह लड़का सचमुच बहुत अज्ञानी है। मैंने उसके लिए सबसे अच्छी पत्नी चुनी थी, लेकिन उसे तुम्हें प्यार करना नहीं आता। ग्लोरिया ने हैरानी से करेन की तरफ देखा। क्या दादी को सच में पता था कि उनका तलाक हो गया है? कैरेन उसे बिठाने के लिए ले गई और दृढ़ नजर से बोली, चिंता मत करो, अगर वह फिर से पूरी रात बाहर रहा तो मैं उसकी पिटाई करूंगी और उसे अच्छा सबक सिखाऊंगी। ग्लोरिया की पलकें हल्की सी फड़फड़ाईं। दादी को सिर्फ इतना पता था कि वह तकलीफ में है, यह नहीं कि उनका तलाक हो गया है। जब करेन ने जॉर्डी का गंभीर चेहरा देखा तो उसने उदास होकर कहा, यह कैसा चेहरा है? क्या तुम वापस आकर मेरे साथ खाना नहीं खाना चाहते? जॉर्डी ने अपने गंभीर चेहरे को पोंछा और करेन की ओर देखते हुए कहा, मैं ऐसा क्यों सोचूंगा? हाँ, तुम ऐसा ही करोगे। आपकी शादी को इतना समय हो गया है, लेकिन मेरे पास अभी तक कोई परपोता नहीं है। क्या आपके पास कोई परपोता है? क्या आप जानते हैं कि मुझे बस एक पोता पोती चाहिए? कैरेन खड़ी हो गई और ग्लोरिया ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया। जॉर्डी ने भौहें चढ़ाईं और ग्लोरिया की ओर देखा। जब नौकरों ने जॉर्डी को वापस आते देखा तो उन्होंने खाना परोसना शुरू कर दिया। कैरेन ग्लोरिया को मेज पर ले गई और बोली, चलो खाना खाते हैं। अगर उसे ये व्यंजन पसंद नहीं आए तो बस बाहर निकल जाओ और फिर कभी मत आना। जॉर्डी का चेहरा उदास लग रहा था। वह कुछ नहीं बोला, बल्कि उनके सामने बैठ गया। कैरेन ने ग्लोरिया को बड़े उत्साह से खाना परोसा, मानो ग्लोरिया उसकी पोती हो और जॉर्डी उसका दामाद हो। ग्लोरिया आराम से खाना खा रही थी और उसने करेन को भी खाना परोसा। जॉर्डी उनसे अलग थलग सा लग रहा था। उसने अपने खाने के कुछ निवाले लिए, फिर देखा। कैरेन ने कहा, आप हमें रात के खाने के लिए वापस क्यों बुलाना चाहते थे? कितने दिनों से तुम मुझसे मिलने नहीं आए? उसने जॉर्डी की ओर देखा, यह याद करके कि वह ग्लोरिया के साथ अपने वैवाहिक जीवन की कद्र करना नहीं जानता था। वह और भी उदास हो गई। क्या तुम मुझसे मिलने और मेरे साथ कुछ समय बिताने के लिए वापस नहीं आ सकते? तुम्हारे दादाजी अक्सर व्यापार के सिलसिले में यात्रा करते हैं। मैं घर पर अकेली हूं, तुमने ऐसा सवाल क्यों पूछा? जॉर्डी अवाक रह गया। वह चुपचाप खाना खाता रहा। कैरेन का गुस्सा बढ़ता ही गया और उसने गुस्से में मेज पर हाथ पटका। खैर, ग्लोरिया तुम्हारी पत्नी है। तुम्हें उससे प्यार करना चाहिए और उसकी परवाह करनी चाहिए। तुम हमेशा उस धूर्त औरत से मिलने अस्पताल क्यों जाते हो? तुमने हमारे कोलिंस परिवार को पहले ही बहुत बदनाम कर दिया है। जॉर्डी का चेहरा और भी उदास हो गया। दादी, एंजेला ने मुझे बचा लिया। उसने तुम्हें बचाया? सामान्य बुद्धि वाला कोई भी व्यक्ति बता सकता है कि यह उसकी चाल थी। जॉर्डी ने भौहें चढ़ाईं और ठंडी निगाहों से ग्लोरिया की ओर देखा। ग्लोरिया ने उसकी व्यंग्यात्मक मुस्कान को देखा और जान गई कि वह जरूर सोच रहा होगा कि उसने दादी को उसके बारे में बता दिया है। पहले उसे डर था कि जॉर्डी उसे गलत समझ लेगा, लेकिन अब क्या वह उसे गलत समझेगा? तो क्या हुआ? क्या इससे उसे कोई नुकसान होगा? तुम क्या देख रहे हो? ग्लोरिया ने तुम्हारे बारे में मुझे नहीं बताया। तुम हर दिन खुलेआम अस्पताल जाते थे और घर वापस नहीं आते थे। यह बात सबको पता थी। जॉर्डी ने खामोशी से अपने होंठ कसकर सिकोड़ लिए। कैरेन ने खाने के दौरान जॉर्डी की भावनाओं की अनदेखी करते हुए उसे डांटा।
ग्लोरिया को इतना अच्छा लगा मानो करेन ने उसके लिए जॉर्डी से बदला ले लिया हो। कैरेन से थोड़ी देर बातचीत करने के बाद ग्लोरिया और जॉर्डी एक साथ हवेली से चले गए। हालांकि ग्लोरिया को थोड़ा बुरा लग रहा था। दादी को पता नहीं था कि उनका तलाक हो गया है। उन्हें साथ होने का नाटक करना पड़ा और एक ही कार में बैठकर जाना पड़ा। वह जॉर्डी से बिल्कुल भी संपर्क नहीं रखना चाहती थी और यहां आते समय वह पहले से ही चिड़चिड़ी थी। जॉर्डी उदास चेहरे के साथ वहीं खड़ा रहा, लेकिन करेन ने गुस्से भरी आवाज में उसे याद दिलाया, अपनी पत्नी के लिए कार का दरवाजा खोलो। अरे सज्जन डम तुम बापी बेडुनिए का सब बारे सज्जन बनो। ग्लोना ने तुरंत अपनी आंखें ऊपर उठाईं और अपना मुंह थोड़ा सा खोला। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा। जॉर्डी उदास चेहरे के साथ सहचालक की सीट तक गई और उसके लिए दरवाजा खोला। ग्लोरिया वहीं खड़ी रही। करेन ने उसे धक्का देते हुए कहा, चलो गाड़ी में बैठो। ग्लोरिया ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, दादी बहुत देर हो रही है, आपको वापस जाना चाहिए, हम जा रहे हैं। जब तक दादी अपने कमरे में वापस जाती तब तक वह यहां से बाहर निकलकर टैक्सी बुला सकती थीं। उसे जल्द से जल्द एक कार खरीदने की जरूरत पड़ सकती है। जॉर्डी उदास चेहरे के साथ चुप रहा, मानो वह जानती हो कि ग्लोरिया क्या सोच रही है। कैरेन ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके जाने के बाद मैं वापस आ जाऊंगी, गाड़ी में बैठ जाइए। ग्लोरिया हिचकिचाई और जॉर्डी का धैर्य टूट गया। उसने गहरी आवाज में कहा, बस गाड़ी में बैठ जाओ। उसके पास कार में बैठने के अलावा कोई चारा नहीं था। जॉर्डी ने दरवाजा बंद किया और करेन की तरफ देखकर कहा, दादी अलविदा। कैरेन ने भौहें चढ़ाकर अधीरता से कहा, ठीक है, बकवास बंद करो और गाड़ी में बैठो। जॉर्डी अवाक रह गया। उसने उनके साथ इतना अलग व्यवहार क्यों किया? क्या वह सचमुच उसका पोता था? उसने कुछ नहीं कहा, कार में बैठा और चला गया। कार में इतनी शांति थी कि वे एक दूसरे की सांसें भी सुन सकते थे। जब तक वे एक मोड़ पर नहीं मुड़ गए और दादी उन्हें देख नहीं पा रही थीं, तब तक ग्लोरिया उससे बात करने के मूड में नहीं थी। उसने तुरंत गहरी आवाज में कहा, गाड़ी किनारे लगाओ। यह किसी आदेश जैसा लग रहा था। जॉर्डी ने ठंडी सी आवाज में कहा, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? अपने प्रेमी से मिलने? ग्लोरिया गुस्से से हंसते हुए बोली, तुम गाड़ी रोकने से इनकार क्यों कर रहे हो? क्या तुम मुझे तलाक नहीं देना चाहते और मुझे वापस लेना चाहते हो? फिज! कार अचानक रुक गई। गुस्से से भरे चेहरे के साथ जॉर्डी उसका मजाक उड़ाना चाहती थी। ग्लोरिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मिस्टर कॉलिंस, अगर आप तलाक चाहते हैं तो जल्दी कर लीजिए, नहीं तो मैं अपना मन बदल सकती हूं और फिर मैं आपको परेशान करती रहूंगी ताकि आप न तो उससे शादी कर सकें और न ही तलाक दे सकें। मुझे? उसके बाद ग्लोरिया ने दरवाजा खोलने के लिए अपना हाथ उठाया। क्लिक करें। दरवाजा अचानक बंद हो गया। ग्लोरिया ने भौहें चढ़ाकर जॉर्डी की ओर देखा। आपका क्या मतलब है? जॉर्डी ने ठंडी आवाज में कहा। ग्लोरिया, तुम्हें लगता है कि दादी हमेशा तुम्हारा साथ देंगी? क्या तुम्हें सच में शक है कि मैंने दादी को तुम्हारे बारे में बताया है? ग्लोरिया मुस्कुराई, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? तलाक लेना तुम्हारी प्राथमिकता है ना? क्या तुम मुझे साफ साफ बता सकते हो कि हम तलाक के लिए कोर्ट कब जाएंगे? जोड़ी ने सख्त निगाहों से उसकी ओर देखा। तुम चाहती हो कि दादी को पता चले कि हमारा तलाक हो रहा है? आखिर तुम क्या सोच रही हो? ग्लोरिया थोड़ी अवाक रह गई और उसकी आंखों में अधीरता झलक उठी। अगर तुम्हें इतनी शंकाएं हैं तो तुम्हें कभी तलाक नहीं मिलेगा। तो क्या तुम कल खाली हो? जोड़ी ने ठंडी और धमकी भरी आवाज में कहा। मैंने कहा था मैं खाली होते ही आपसे संपर्क करूंगा। मेरी कार से बाहर निकलो। ग्लोरिया फिर गुस्से से हंस पड़ी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी कार लेना चाहती हूं? जॉर्डी, तुम्हें अपने इस घमंड की कीमत चुकानी पड़ेगी। इतना कहकर उसने नजरें फेर लीं और कार से बाहर निकल गई। जॉर्डी कार स्टार्ट करके जाने ही वाली थी कि उसने ठंडी सी आवाज निकाली, जानबूझकर दरवाजा खुला छोड़ दिया और इत्मीनान से चलते हुए बोली, मिस्टर कॉलिंस, सुरक्षित रहें और आपको शुभकामनाएं। जॉर्डी ने गुस्से में अपने दांत भींचे और कहा, ग्लोरिया। ग्लोरिया ने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ पीछे मुड़े बिना कोने से मुड़कर उस रास्ते से पहाड़ी से नीचे उतर गई जिस पर एक बार में केवल एक ही व्यक्ति जा सकता था। के माध्यम से 2 घंटे बाद जॉर्डी कंपनी में वापस आ गया था। अचानक उसका फोन बजा और उसने ठंडे चेहरे से फोन उठाया।
बॉस, वह पहाड़ी से नीचे चली गई थी। मैं उसे वापस ले आया, कुछ नहीं हुआ और उसने किसी को नहीं देखा। जॉर्डी अचानक उदास हो गया और उसकी आंखें इतनी ठंडी हो गईं मानो वह ग्लोरिया को जिंदा ही खा जाना चाहता हो। उसके उत्तेजक रवैये के बारे में सोचकर उसने चाहा कि काश वह ऐसा कर पाता। अब उस पर नजर मत रखो। दूसरी ओर से जवाब आया, हाँ। जॉर्डी ने चिढ़कर फोन काट दिया। वह अब ग्लोरिया के बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहता था। नहीं तो वह और भी ज्यादा परेशान हो जाएगा।